नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचार में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर के विधायक रहीम खान के भाई अजीज खान के परिवार पर युवती को बहकाने का आरोप। लॉकडाउन मात्र गरीबों और देशी व्यापारियों के लिए है, यूटी खादर ने कही यह बात। जाकी होली सीडी प्रकरण, पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सही जांच का अनुरोध किया। छात्रों अभिभावकों में आत्मविश्वास जगाए, सुरेश कुमार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर के विधायक रहीम खान के भाई और रूही शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अजीज खान पर एक युवती को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। आज सुबह शहर के टाउन पुलिस स्टेशन में युवती के पालक अपनी लड़की को लेने पहुंचे। जब अजीज खान युवती को अपनी कार में पुलिस स्टेशन लेकर आए, तभी युवती के माँ बाप सहित मामा सैफुल इस्लाम कुंजनशीन ने पूरे मामले पर रोशनी डाली। सैफुल इस्लाम का कहना है कि अजीज खान का परिवार उनकी भांजी को बहका कर घर छोड़ने के लिए उकसा रहा है। बीती रात युवती को अजीज खान की बेटी अपने घर ले गई। उसके बाद माँ बाप ने उसकी खोज जारी की और पुलिस गांधीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गए, लेकिन उस समय पुलिस ने उन्हें बताया कि युवती अजीज खान के घर पर है, उसे ले जा सकते हैं। बाद में कहा गया कि अभी नहीं, सुबह ले जाओ। माँ बाप और मामा रात को अजीज खान से युवती को वापस घर भेजने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुबह जब मामला जोर पकड़ रहा था, तब अजीज खान खुद युवती को शहर के टाउन पुलिस स्टेशन को लेकर आए, जहाँ युवती को उसके माँ बाप को सौंपा गया। युवती के मामा का कहना है कि युवती को अजीज खान द्वारा बहकाया जा रहा है, इस पर पुलिस कार्यवाही करे। थी कि अजीज खान साहब जिस वक्त बच्ची इनके घर से निकल रही थी, अजीज खान साहब जो है मेरी भांजी के कान में कुछ कह रहे थे और ये कह रहे होंगे कि तू वहाँ पर भी जाने के बाद में पीएस में यही कहना कि मुझे जो है माँ बाप के घर नहीं जाना है, और जब ये माँ बाप के घर नहीं जाएगी तो कार में बैठकर सीधा आ जाना। इसीलिए कार रहीम खान साहब के भाई की यहाँ ठहरी हुई थी। जब ये डिसाइड हो गया कि बच्ची जो है ना अपने माँ बाप के घर जाने को तैयार हो गई, तो ये कार जो है ना इसके बाद यहाँ से टाउन के सामने से निकल गई। तो बच्ची माँ बाप के घर जाने से इनकार क्यों कर रही थी और अजीज खान साहब के पास बच्चे रहने के लिए क्यों कर रही थी? अजीज खान साहब के पास से रहने के लिए जो है ना इसलिए कह रही थी कि ये बच्ची अजीज खान साहब की बच्ची की सहेली है, और ये अब से नहीं 2 साल से जो है ना उसके ब्रेन को इतना ख़राब कर दिए हैं। उसको उस लड़की का इलाज जो है ना हम रंजोल और जो है हलीखेड़ पर और हैदराबाद में करा रहे हैं। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन जो है ना इसको ब्रेन वॉश करने में और उसका जो है ना उसको बीमार बनाने में भी जो है ना इन्हीं का हाथ है। ये मैं इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ और इसका इलाज फिलवक्त चल रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शाह सैफुल इस्लाम कुंजनशीन है। मैं कुंजनशीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा घराना भी बिदर का मशहूर मशाइख घराना है। मैं अपनी इज्जत नहीं, मेरी पूरी तमाम उम्मत मुस्लिमा की माँ बहन की इज्जत हो। मैं लड़की आपको क्या लगती है? लड़की मेरी जो है ना भांजी की बेटी, मेरी नवासी लगती है। ये सूर्यकांत नागमरपल्ली को भी आपने कॉल किया इसमें? बिल्कुल, सूर्यकांत नागमरपल्ली साहब की भी जो है ना इस बारे में मैं कॉल करके जो है ना इत्तला दे चुका हूँ। मैं उनसे मिलकर श्रीमान चीफ मिनिस्टर कर्नाटका हमारे मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा साहब से भी जो है मैं बात करके जो है ना इनके खिलाफ में सख्त एक्शन लेने लगा। तो मैं बोला उसके खिलाफ में टाउन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दियो, मगर 24 घंटे से पहले 24 घंटे से पहले कोई FIR नहीं होता। फिर भी जाके जो है ना तुम क्या करो, उनको बोलो सुबह में आके कंप्लेन करो। तुम कंप्लेन तो जो है ना ओरली PSI साहब को जब हमारी भांजी बोली एक वाकया, तो PSI साहब कौन वो करे, आपको किसके ऊपर शक है, तो जो है ना उन्हें बच्ची का नाम बोली अजीज खान साहब के कि वो बच्ची जो है ना ऐसा लेने आई थी और जो है फिर जो है ना इनको हम नहीं भेजे। उसके जरिए देर के बाद बच्ची गायब हो गई और उसके ऊपर शक है बोलने के बाद यहाँ से PSI साहब का फ़ोन गया। फ़ोन जाने के बाद में जो है ना PSI साहब जो है ना पूछे कि तुम्हारे पास फला बच्ची आई क्या, बोले तो जो है ना फ़ौरन अजीज खान साहब बोले कि मेरे पास बच्ची है, आके ले जाओ कहना उनके माँ बाप को। तो जब हमारे बच्ची को लाने के वास्ते निकल रहे तो इन्होंने जो अजीज खान साहब फिर गांधीगंज PSI को फ़ोन करे कि जो है ना उनके माँ बाप आके यहाँ हल्ला करेंगे हमारे घर पे, उनको रात में आने की ज़रूरत नहीं है, सुबह में आओ कहना बोल के। जब सुबह में पहुँचे हम तो जो है बच्ची का ब्रेन वॉश करें, वो बच्ची आने को तैयार नहीं, मैं नहीं आती यहाँ से इनके घर में से। और फिर जो है अजीज खान साहब ये बोलते हैं कि हम 2 लाख रुपए लगाकर 4 लाख रुपए लगाकर उसको पढ़ेंगे, रहने दें। तो अजीज खान कौन होते हैं? पढ़ाने वाले। और जब अजीज खान का काम था कि हमारी बच्ची जब घर पर
हाँ, घर से भागकर इनके घर को आई तो फौरन जो है ना हमको उन्हें कॉल करके बोलना था तुम्हारी बच्ची भाग के आई बोलकर। ये किडनैप केस सीधा किडनैप केस होता है। पुलिस सपोर्ट से अगर इन्होंने बचना चाह रहे हैं एमएलए है बोलकर तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। समझे क्या? जब ये बच्ची को जो है ना मैं बोला अजीज खान साहब तुम अपनी बच्ची को जो है ना फौरन हमारे हवाले करते हैं या नहीं करते? तो अजीज खान साहब जो है ना नहीं आ तुम बोल रही है बच्ची। तो मैं बोला आज का एक दिन जो है ना तुम्हारे पास रखेंगे, रात तमाम तो रही है तुम्हारे पास आज का एक दिन रखेंगे, तुम जो है इसकी जिम्मेदारी लेते हैं या कल फिर जो है माए तो जो है ये बोलते हैं बच्ची किधर भी भाग गई, इसकी जिम्मेदारी अगर तुम ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रेस मीडिया और पुलिस को यहाँ घर में घुसा दूँ बोला मैं। तो यहाँ हल्ला नहीं होना, हम जो है ना टाउन को भेजते हैं। बोला टाउन को फौरन भेजिए, अगर टाउन से भी बच्ची नहीं आती बोले तो महिला जेल चले जाएगी या नहीं तो माँ बाप के पास जाएगी। तुम क्यों रखे? इन्हों रखने वाले कौन होते हैं? ये वाकया है। ये यहाँ आने के बाद हमारे जो है ना ऊपर से भी हम जो है ना हमारे जो भी हमारे भाई है हमारे पॉलिटिशियंस है उनसे जो है प्रेशर दिलाने के बाद में जो है ना बच्ची अब रिलीज होके जा रही है। आज ये बच्ची जा रही है, अपने माँ बाप लेके जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लेके जा रहे हैं। कल फिर ये जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की रहेगी, क्योंकि इनके पास सुनने में आया है कि कल मनाईखिली से भी एक लड़की को जो है ना इसी तरीके से भगा कर लाए हैं। पूर्व मंत्री यूटी खादर ने कहा देश में कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन मात्र गरीब और छोटे व्यापारियों पर ही लागू है, बड़ी और विदेशी कंपनियों पर कोई असर नहीं। वह बिदर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। ಕುಟುಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ? ಅದು ಹೋಯ್ತಾ? ಅದು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ? ಕೊರೋನಾಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಬಂದೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ತೀರಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೂಗುವಂತ ಕಾಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಜನ? ಆಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಗ್ಧರು ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಡವಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದಾಗ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಅಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋದದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ರೋಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಥಮವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾದದ್ದೇ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಈ 3ನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದೆವು. ಈ ತಮ್ಮ ಆಗದ ಜನರಿಗಾದಂಥ ಕಷ್ಟ, ಜನರಿಗಾದಂಥ ನೋವು, ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಷ್ಟ, ಇದೇನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಶೂ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್. ಅರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ಯುವಕ ಲೋನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ, ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾದಂಥ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಂಪನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನನ್ನದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ, ಆಯ್ತಮ್ಮ.
अब समाचार राज्य के। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के निर्देश पर आज बीजापुर शहर के पेट्रोल पंप के सम्मुख पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हामिद मुशरिफ ने कहा कि केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर विफल हुई है। भाजपा देश नहीं संभाल सकती, इसलिए उन्हें चाहिए कि वह तुरंत इस्तीफा देकर घर बैठ जाए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस के जमीर बख्शी सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित थे। आज हमें बीजापुर के पंपा में एक 12 से 13 पंपा में हमारे जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जमीर बख्शी, आरती शाहपुर, घाटगे मालक, अशफाक मनगोड़ी और सब मिला को हमें हर एक लिए एक पंप, दो पंप को 10 जनक अलग अलग कर को ये डीजल और पेट्रोल महंगा होने से हर आदमी को पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, वो महंगा होने से हर एक महंगा होता है। क्या आने का वो चैन रहता है, पूरा महंगा होता है। ये बीजेपी सरकार करंट महंगा कर रही है, पेट्रोल महंगा कर रही, डीजल महंगा कर रही। ये महंगा होने से सब महंगा होते जाता है। ये सरकार को सरकार चलाना नहीं आया तो राजीनामे देना, क्योंकि तो कोरोना में भी पूरा क्या काम नहीं करे। लोगों को दवा इंजेक्शन नहीं मिले, अब ब्लॉक पंकज से उसकी इंजेक्शन नहीं मिल रहे और ये प्राइवेट करना उन्होंने दवा खाने को इंजेक्शन गोलियाँ पंकज के। ये कोरोना बीमारी अभी पूरा गई नहीं। हमारा बीजापुर जिला 21 तारीख तक कर रहे हैं। गरीबों के वास्ते क्या तो व्यवस्था करना, किट्टा देना, उनको क्या पैसे आते हैं पैसे देना, हर एक ले का काम करना। ये सरकार क्या नहीं, डीजल ये गरीब पहले मार रहे हैं, अब डीजल पेट्रोल मार को करंट कर को वह तो मार सकती सरकार। राजीनामा देना नहीं तो कम करना। मोदी सरकार होंगे, येडियुरप्पा सरकार होंगे। बीजापुर शहर में एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर अमानत फाउंडेशन कोलारा द्वारा लॉकडाउन में परेशान हुए गरीब लोगों में राशन किट वितरण किए गए। इस अवसर पर एएमआईएम के कई कार्यकर्ताओं ने राशन किट बांटने में मदद की। फेडरेशन एजुकेशन समिति ने जिला सर्व शिक्षण उपनिर्देशक के माध्यम से शिक्षण मंत्री के नाम के ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य में 10वीं की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को उन्हीं के स्कूल में परीक्षा लिखने की व्यवस्था की जाए। इस महामारी के दौर में अगर परीक्षा केंद्र में परीक्षा आयोजित की जाती है तो विद्यार्थियों को केंद्र पहुँचने में परेशानी और साथ ही एक जगह कई विद्यार्थियों का जमा होना उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर असर कर सकती है। ऐसे में अगर उनकी परीक्षा उन्हीं के स्कूलों में हो तो उचित रहेगा। आज फेडरेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बीजापुर के जानिब से हमें डीडीपीआई से थ्रू हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को एक मनवी पत्र दिए गए। उसमें ये हमारा मनवी ये है कि कोविड-19 को जो मद्देनज़र रखते हुए सेकेंड जो एलए आया है उसको आज जो पीयूसी का एग्ज़ाम कैंसिल किया, हम उसको स्वागत भी कर रहे हैं। उसी तरह एसएसएलसी का एग्ज़ाम कैंसिल करना था मगर वो नहीं किए। मगर इसके बावजूद भी हम लोग ये चाहते हैं कि ये कोविड के जो हालात चल रहे हैं देश में, हमारे जहाँ जहाँ स्कूल हैं, जहाँ जहाँ स्कूल के बच्चे वो फार्म भरे हैं, उन्हीं को उन्हीं के स्कूल में एग्ज़ाम बैठकर लिखने की परमिशन दी जाए। जिला पुलिस अधीक्षक कार्तिक रेड्डी ने श्रीनिवासपुर के विधायक KR रमेश कुमार से रिश्वत मांगने और झगड़ा करने के आरोप में रायलपाड़ पुलिस थाने के उप निरीक्षक नरसिम्हैया को सेवा से निलंबित कर दिया। लॉकडाउन के कारण आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा बंद है। दोनों राज्यों में लोगों की आवाजाही बंद है, इसके लिए चेक पोस्ट भी बनाई गई है। श्रीनिवासपुर तहसील के कई किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए APMC जाना पड़ता है और वे इसी चेक पोस्ट से गुजरते हैं। नरसिम्हैया को यहाँ तैनात किया गया था। वह रिश्वत देने पर ही किसानों की बैलगाड़ियां और ट्रैक्टरों को प्रवेश करने देता था। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर इस मामले की सही तरीके से जांच कराने की मांग की है। पीड़िता ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि विशेष जांच दल ने इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। जारकीहोली के बाल, वीर्य, नाखून और खून के नमूने संग्रहित किए बगैर भी रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी चल रही है। वे SIT की जाँच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय से दखल देने का अनुरोध किया है। पीड़िता ने याचिका में कहा है कि SIT के प्रमुख सोमेंदु मुखर्जी को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। जारकीहोली के संबंध गृह मंत्री बसवराज बोम्मई से भी है। जारकीहोली की गिरफ्तारी नहीं हुई और वह आजादी से घूम रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वह जारकीहोली से समझौता कर ले। इनकार करने पर उसे अज्ञात लोगों से धमकियां मिल रही हैं।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने सार्वजनिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एसएसएलसी वार्षिक परीक्षाओं को लेकर छात्रों और उनके अभिभावकों में आत्मविश्वास पैदा करने का आदेश दिया। उन्होंने बुधवार को जिलों के उप निदेशकों, अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कोरोना के कारण परीक्षा प्रणाली में किए परिवर्तन के बारे में संबंधित छात्रों को जानकारी देनी होगी। इस सिलसिले में सभी शिक्षकों को भी पहले ही जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी हाई स्कूलों को शिक्षा अधिकारियों के जरिए मॉडल प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। विद्यार्थियों को OMR शीट के रूप के प्रश्न पत्र में किस तरह जवाब देना है, इसके बारे में शिक्षकों को सुझाव देना होगा। कई जिलों में उपनिदेशक और शिक्षकों ने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य शुरू किया है। परीक्षा में एक विषय के लिए 40 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। उसमें 4 जवाबों में एक सही जवाब पर निशाना लगाना होगा। प्रश्न आसान होने पर विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैसूर की पूर्व जिलाधिकारी रोहिणी सिंदूरी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। निगम आयुक्त शिल्पा नाग के साथ विवाद के बाद मैसूर से हटाई गई सिंदूरी पर अनियमितताओं के कई आरोप लग रहे हैं। मुख्य सचिव रवि कुमार ने इस संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि सिंदूरी ने जिलाधिकारी रहते बिना किसी की अनुमति लिए अपने सरकारी आवास में स्विमिंग पूल और जिम बनवाए। विवाद के बाद नाग का भी तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को मंगलवार को दी गई रिपोर्ट में सिंदूरी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैसूर के जिलाधिकारी का सरकारी बंगला विरासती भवनों की सूची में शामिल है। सिंदूरी ने वहां अपने अधिकारों का दुरुपयोग और नियमों का उल्लंघन करते हुए स्विमिंग पूल और जिम बनवाया। हालांकि सिंदूरी ने संभागीय आयुक्त जीसी प्रकाश को इस संबंध में बताया था कि स्विमिंग पूल या जिम बनाने से सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब समाचार देश और दुनिया के। भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन की लाठी एक बार फिर भारी पड़ी और उत्तर प्रदेश को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली में 3 दिन के विचार मंथन के बाद अपनी जो राय भाजपा नेतृत्व को दी थी, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो विस्तृत चर्चा हुई, उसकी जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि संघ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होगा, जिसके तहत पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा और भाजपा में नए नवेले गए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सरकार समर्थित एक विधेयक पारित किया है, जो सजायाफ्ता भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देगा। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी सामने आई है। डॉन समाचार पत्र ने खबर दी कि नेशनल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत विधेयक 2020 को बृहस्पतिवार को पारित किया, जिसका लक्ष्य कथित भारतीय जासूस जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले के अनुरूप राजनयिक पहुँच उपलब्ध कराना है। अब समाचार फिल्म नगरी के। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत स्थिर है और बृहस्पतिवार को वह अस्पताल में ही रहेंगे। अभिनेता के पारिवारिक मित्र ने यह जानकारी दी। कुमार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुमार 98 वर्ष के हैं। उनको रविवार को खार उपनगर में स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो गैर कोविड-19 केंद्र है। उन्हें गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दी जानी थी, लेकिन उनके पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने कहा कि कुमार को एक दिन अस्पताल में ही आराम करने देने का फैसला लिया गया है।
अंत में समाचार खेल जगत से। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और मेजबानों के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच चुकी है। इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थिति में खेलने के लिए चयनकर्ताओं ने जिस टीम का ऐलान किया है उसमें थोड़ा अनुभव की कमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा का मानना है कि यही अनुभव की कमी भारत पर प्रेशर बना सकती है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के विधायक रहीम खान के भाई अजीज खान के परिवार पर युवती को बहकाने का आरोप। लॉकडाउन मात्र गरीबों और देशी व्यापारियों के लिए है, यूटी खादर ने कही यह बात। जाती होली सीडी प्रकरण, पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सही जांच का अनुरोध किया। छात्रों अभिभावकों में आत्मविश्वास जगाए, सुरेश कुमार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 20.7। धन्यवाद।